Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be discussing a very important concept, okay? Have you ever wondered, देखो कभी ऐसा आपने देखा है कि बारिश के बाद अचानक से कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अचानक से दिखने लगते हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटीज में दिखने लगते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिसअपियर हो जाते हैं। एंड कभी आपने ये सोचा है कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो, जैसे रात में आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स के पास इंसेक्ट्स का ऐसे ग्रुप वहाँ पे इकट्ठा होता है, वो क्यों होता है? उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के आंसर्स आपको इस लेक्चर में आज मिलेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें रिलेट करती हैं, दे ऑल रिलेट बैक टू इंसेक्ट इकोलॉजी। देखो, एक इंसेक्ट जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता। एन इंसेक्ट नेवर लाइज इन आइसोलेशन, ठीक है? वो कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट टेम्परेचर, वाटर, लाइट, फूड एंड अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। एंड इंसेक्ट इकोलॉजी उसी चीज की स्टडी को कहते हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी सिंपली द स्टडी ऑफ हाउ इंसेक्ट्स इंटरैक्ट विथ देयर एनवायरनमेंट, ठीक है? सिंपल सा इंसेक्ट इकोलॉजी का मतलब है इंसेक्ट और उसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके साथ उस इंसेक्ट का इंटरेक्शन, ठीक है? अब जो आपका फंडामेंटल इंसेक्ट इकोलॉजी है वो ऑटो इकोलॉजी भी है और सिनेकोलॉजी भी है। दो टाइप के होते हैं। ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है कि सिंगल स्पीशीज की जब हम स्टडी करते हैं, जैसे एक क्लासरूम में मैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो ऑटो इकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है? जहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ बॉम्बिक्स मोराई के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बीज के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा हम करें, या सिर्फ सिल्क वर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन जब हम मल्टीपल स्पीशीज के इंटरेक्शन को, एक कम्युनिटी के इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं विथ इट्स एनवायरनमेंट, देन वो कहलाता है सिनेकोलॉजी। ये बताने का मेरा पॉइंट ये है क्योंकि सिनेकोलॉजी के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जहां पे हम मल्टीपल स्पीशीज के इंटरेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सिनेकोलॉजी कहलाएगा। याद रखना सिंपल है, ऑटो का मतलब अलोन एंड सिनेकोलॉजी का मतलब सिनर्जी में या सिस्टम में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटायर क्लासरूम साथ में इंटरैक्ट कर रही है और मैं उसके बारे में बात कर रही हूं, देन दैट बिकम्स सिनेकोलॉजी। तो अब हम लोग चलते हैं इन डिटेल समझते हैं कि एक इंसेक्ट जो है उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के, ठीक है? तो हम ये समझेंगे कि इंसेक्ट की लाइफ एबायोटिक कंपोनेंट्स कैसे कंट्रोल करती हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है टेम्परेचर। नाउ द टेम्परेचर डिसाइड्स वेदर एन इंसेक्ट ग्रोस, reproduces और डाइज। क्योंकि इंसेक्ट्स होते हैं पॉइकिलोथर्मिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से सुनना। हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वी आर केपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली रेगुलेटिंग आवर ओन बॉडी टेम्परेचर, बट इंसेक्ट्स आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए उन्हें पॉइकिलोथर्मिक कहा जाता है, जिनकी बॉडी टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के साथ साथ चेंज होती है, ठीक है? तो अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वार्म टेम्परेचर में एक्टिव रहते हैं, और बहुत ज्यादा वार्म हो जाए, बहुत ज्यादा हॉट हो जाए तो मर जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बटरफ्लाइज। आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे हम अगर अपने कैंपस में एक बटरफ्लाई वॉक करें लेट्स से, ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि जहां ठंड का टाइम होगा, जहां पे छांव होगी, वहां पे बटरफ्लाइज जो होते हैं वो एक्टिव नहीं दिखते, लेकिन जहां ही थोड़ी सी धूप होती है वहां पे बटरफ्लाइज एक्टिव दिखने लगते हैं। अभी गर्मी के दोपहर में अगर हम जाकर के बाहर देखेंगे तो हमें बटरफ्लाइज नहीं दिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है? ग्रासहॉपर सडनली कोल्ड मॉर्निंग्स में स्लगिश हो जाते हैं, तो ये एक टेम्परेचर का उनके ऊपर कंट्रोल होता है क्योंकि ये पॉइकिलोथर्मिक है। देन मॉइस्चर, वाटर अवेलेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स दी सर्वाइवल, डायरेक्टली अफेक्ट्स दी ओवी पोजिशन। देखो, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो वहां पे एग लेइंग करते हैं जहां पे उनके एग्स की सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे गर्मी का टाइम है, तो जब हम अपने कूलर को साफ करते हैं तो उसके अंदर से जो अगर उसमें पानी बचा हुआ होता है तो उसमें बहुत सारे मॉस्किटोज हमको देखने को मिलेंगे। क्यों मॉस्किटोज स्टैग्नेंट वाटर में एग लेइंग करते हैं? ताकि उनका जो एग है वो ड्राई ना हो जाए। तो जहां पे उनको ज्यादा सर्वाइवल चांसेस मिलते हैं वहां पे वो एग लेइंग करते हैं, और ज्यादा सर्वाइवल चांसेस जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी होती है वहां पे होती है। तो मॉइस्चर ओवी पोजीशन को अफेक्ट कर रहा है। हैबिटाट सिलेक्शन को, इंसेक्ट चूज वेयर टू लिव बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। टर्माइट्स होती हैं वो आपकी मॉइस्ट सॉइल में रहना चाहती है। डिजर्ट बीटल्स ज्यादातर ड्राई हैबिटाट्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। देन ह्यूमिडिटी,
यानी कि आर्द्रता, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट में है, उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। अब इंसेक्ट की जो बॉडी है, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इनकी बॉडी अपने बॉडी सरफेस से कॉन्स्टेंटली वाटर लूज कर रही होती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होंगे जिनके क्यूटिकल्स में वैक्सी कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि वाटर लॉस प्रिवेंट करती है, पर ज्यादातर इंसेक्ट्स को वाटर को बचाने की जरूरत होती है। तो ह्यूमिडिटी अगर एनवायरनमेंट में कम होगी तो उनकी बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा होगा, जिससे डिहाइड्रेशन के कारण उनकी डेथ हो जाएगी। हाई ह्यूमिडिटी बेटर सर्वाइवल और लॉन्गर लाइफ प्रमोट करती है। जैसे कि एफिड्स जो होते हैं वो ह्यूमिड कंडीशंस में थ्राइव करते हैं, लेकिन ड्राई एयर वाले कंडीशन में तुरंत मर जाते हैं। ठीक है, फिर रेनफॉल। अच्छा, रेनफॉल कैन ईदर इंक्रीज और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इंसेक्ट पॉपुलेशन। अगर मॉडरेट रेनफॉल है तो प्लांट ग्रोथ ज्यादा होगी, इंसेक्ट को फूड ज्यादा मिलेगा, ब्रीडिंग साइट्स फॉर्म होंगी, जैसे लोकस्ट पॉपुलेशन अच्छी बारिश के बाद बढ़ जाती है, एक एग्जांपल हो गया। तो मॉडरेट रेनफॉल है तो बेस्ट है, लेकिन अगर हैवी रेनफॉल होती है तो वही इट वॉशेज अवे द एग्स एंड द लावीज ऑफ द इंसेक्ट। जैसे कैटरपिलर्स के जो लावीज होते हैं वो सब वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं अगर बरसात बहुत ज्यादा हो जाए तो। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर रेन है तो मॉडरेट रेन है तो वो इंसेक्ट्स को फेवर करेगी, लेकिन हैवी रेन है तो वो कंप्लीटली उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। देन लाइट, जो मैं इनिशियली डिस्कस करी थी कि हमने देखा है कि मतलब ऑलमोस्ट ऑब्सेसिवली जो स्ट्रीट लाइट होता है उसके पास इंसेक्ट्स एक तरीके से पूरा ग्रुप बना करके वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर नॉट जस्ट अट्रैक्टेड रैंडमली, दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। देखो, इंसेक्ट्स यूज नेचुरल लाइट सोर्सेज लाइक मून फॉर नेविगेशन। इंसेक्ट की बॉडी जो है नेचुरल लाइट सोर्सेज से नेविगेट होती है। जब आर्टिफिशियल लाइट्स, बल्ब्स, एलईडीज दिखेंगे तो उनका सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इंसेक्ट कीप ट्राइंग टू मेंटेन अ फिक्स्ड एंगल टू द लाइट एंड एंड अप सर्कलिंग अराउंड इट एंडलेसली। दैट इज हाउ इट हैपेंस। दैट इज व्हाई इंसेक्ट्स आर देयर प्रेजेंट अराउंड द लाइट। जैसे कि मॉथ्स ट्यूबलाइट्स के अराउंड हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देन फोटो पीरियड। अब देखो, डे लेंथ जो है वो इंसेक्ट की बॉडी के लिए एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। हमारा क्या, हम तो घड़ी देख करके अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हाँ ये करने का टाइम है, अभी वो करने का टाइम है। इंसेक्ट की बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक उसका डे लेंथ होता है, जो कि रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डायपॉज सभी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि सिल्कवर्म हो गया, उसकी डेवलपमेंट पूरी की पूरी लाइट ड्यूरेशन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। फिर एयर करंट also another abiotic factors which affects the insects, helps in dispersal, like aphids carried long distances by the winds. तो ये कुछ आपके एबायोटिक फैक्टर्स हो गए इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो इंसेक्ट को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। नाउ कम्स द रियल बैटलफील्ड, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है फूड का। देखो, फूड ही है जो कि सर्वाइवल भी डिटरमाइन करेगा और पॉपुलेशन की साइज को भी डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो एफिड्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एफिड्स जो होते हैं वो हेल्दी क्रॉप में बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि फूड जो होता है वो सर्वाइवल और पॉपुलेशन साइज दोनों को डिटरमाइन करता है। मेरा पॉइंट हर सेंटेंस के बाद एग्जाम्पल देने का ये है कि यही सेम काम आपको आंसर्स में करना है। ठीक है, तो अब फूड तो समझ में आ गया कि बहुत जरूरी है। तो जब मल्टीपल इंसेक्ट सेम फूड में डिपेंडेड होते हैं तब आता है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब कि दो स्पीशीज, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, सेम स्पीशीज के अंदर भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर भी हो सकता है। जब दो टाइप के इंसेक्ट या फिर दो से अधिक टाइप के इंसेक्ट सेम फूड पे डिपेंडेंट होंगे तो वो आपस में कंपीट करते हैं। अब कंपटीशन से दो आउटकम्स आ सकते हैं, या तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, टर्म को समझना, ब्रेक डाउन करो। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यानी कि दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन हुई, जो पार्टी जीत गई वो उस जगह पे स्टे करके उन फूड रिसोर्सेज का यूज करेगी, और जो पार्टी हार गई वो क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। तो आइदर वो माइग्रेट कर जाते हैं, या तो फिर उन्हें खा लिया जाता है, या तो वो खुद मर जाते हैं स्टारवेशन के थ्रू, या तो फिर हो सकती है रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि उन्होंने आपसी समझौता कर लिया। ठीक है, यानी कि देखो, जैसे कि सेम प्लांट में दो टाइप के कैटरपिलर स्पीशीज जो है फीड करेंगे, लेकिन एक स्पीशीज ऊपर वाले लीव्स को खाएगी, दूसरी स्पीशीज नीचे वाले लीव्स को खाएगी। उन्होंने अपने ही रिसोर्सेज को पार्टीशन कर दिया, तो वो रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई। लेकिन अगर वही दोनों के बीच में लड़ाई हुई होती और एक ने डोमिनेट करके दूसरी स्पीशीज को ही खत्म कर दिया होता, या तो कैनिबलिज्म के थ्रू, या दूसरी स्पीशीज को वहां से हटना पड़ा होता, या वो मर गए होते स्टारवेशन के थ्रू, तो उसे हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं।
फिर अगर हम बायोटिक फैक्टर्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज नेचुरल एनिमीज, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में इंसेक्ट के जो उनके खुद के नेचुरल एनिमीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीडेटर्स। अब प्रीडेटर्स जो होते हैं, जैसे जंगल में हंटर होता है ना, वैसे ये प्रीडेटर्स होते हैं। दे किल एंड कंज्यूम मल्टीपल प्रेज। लेडी बर्ड बीटल एफिड्स खाती है, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज को खाता है, ये प्रीडेटर्स हैं। पैरासिटॉइड्स, अब ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो एक इंसेक्ट होता है वो दूसरे इंसेक्ट की बॉडी में एग ले कर देता है। फिर उस दूसरे इंसेक्ट की बॉडी में जिसमें इसने एग ले कर दिया है, वो एग से जब लार्वी निकलता है तो वो लार्वी क्या करता है, वो जो होस्ट इंसेक्ट था उसकी बॉडी को धीरे 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 खा के उसे मार देता है। लार्वी डेवलप बाय फीडिंग ऑन होस्ट इंटरनली एंड इवेंचुअली किल्स इट। जैसे ट्राइकोडर्मा जो होता है, ट्राइकोग्रामा जो होता है वो एग पैरासिटॉइड होता है। ये बेसिकली जो होस्ट है वो लिविंग फूड सोर्स बन जाता है और धीरे धीरे करके मर जाता है। फिर पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे कि बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस बैक्टीरिया हो गया, एनवीपी वायरस हो गया कैटरपिलर्स में, तो ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज कर देते हैं। फिर देर आर सम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि नेचर हमेशा मेक श्योर करता है कि हर चीज बैलेंस में हो। These are some of the forces that prevent unlimited population growth। ठीक है, अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो जाए उसके लिए फूड शॉर्टेज होती है, फूड लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, प्रिडेशंस होता है, प्रिडेटर्स प्रेजेंट होते हैं, डिजीजेस होती है एंड कंपटीशन होती है। ठीक है, तो नेचर कॉन्स्टेंटली बैलेंसेस द इंसेक्ट पॉपुलेशन थ्रू फूड शॉर्टेज, प्रिडेशन, डिजीजेस, कंपटीशन, ऑल ऑफ दीज। तो इंसेक्ट इकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट इंसेक्ट्स, इट्स अबाउट बैलेंस, इंटरैक्शन एंड सर्वाइवल इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस अगर पूछा जाए प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिनेकोलॉजी से क्वेश्चन आ चुका है, पूरा बायोटिक कंपोनेंट्स, पूरे एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर जो मैंने बताया जो की टर्म्स है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, रिसोर्स पार्टीशनिंग, प्रीडेटर्स, पैरासिटॉइड्स, इन सब के बारे में हमें आंसर लिखने आना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इस लेक्चर में क्लियर कर दिया है और नोट्स भी मैंने इसके अवेलेबल करा दिए हैं, तो उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी लेक्चर अच्छा लगा तो यू शुड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।